हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं दिनेश यादव वेलकम करता हूं आपका एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग अभी रिवीजन सेशंस कर रहे हैं। अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रासायनिक बलगतिकी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आराम से समझते हुए चलना, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विलियन। विलियन के बारे में हम लोग छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले विलियन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि विलियन होता क्या है, कैसे बनता है, किस किस प्रकार के विलियन होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से हम लोग फिर चलेंगे सांद्रता की इकाइयों की तरफ, क्योंकि वो वहां पर ये क्या होता है, थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, सांद्रता की इकाइयां। तो उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ कवर करेंगे। तो सारी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे विलियन के बारे में। तो विलियन, देखो विलियन क्या होता है। आपने परिभाषा तो याद होगी आप लोगों को, नहीं याद है तो चलो कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा आज आपको। ओके, परिभाषा क्या होती है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास विलियन क्या होगा कि जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बन जाए। देखो ये तो बुक वाली परिभाषा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी मैं समझाऊंगा भी आपको कि ये परिभाषा कैसे लिखनी है अपने को। हम लोग बोलेंगे कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो का भी मिश्रण अगर मैं बना दूं ना तो उसको मैं विलियन बोल सकता हूं। वो कैसे बनेगा उसको भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का, क्या बोला मैंने, पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांगी मिश्रण आपके पास क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, काम की बात क्या है यहां पर, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, समांगी मिश्रण। बात समझ रही हो कि आपके पास विलियन कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर मैं क्या ले लूं, मिश्रण बना लूं, और वो कैसा हो जाए, मेरे पास समांगी हो जाए, तो उस मिश्रण को मैं क्या बोलूंगा, विलियन बोलूंगा। तो ये तो होगी विलियन की परिभाषा। सिंपल परिभाषा है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी यहां तक। देखो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। अब इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, समांगी मिश्रण क्या है उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, उनको आप थोड़ा सा समझना। ठीक है, दो छोटे छोटे एग्जांपल्स है, उनको समझना। डेली ऑब्जर्वेशन में आपने बहुत बार देखा भी होगा उनको। मैं बोल रहा हूं कि आप एक तो बना रहे हो सिकंजी, सिकंजी बनाइए ना घर पे। ठीक है, हाँ उसी की बात कर रहा हूं मैं। एक तो आप बना रहे हो सिकंजी, मैं बोलूं कि ये मैंने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, कंटेनर ले लिया। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपने सिकंजी बना रहे हो दो कंटेनर्स में। ठीक है, एक में तो सिकंजी बना रहे हो और एक में क्या कर रहे हो वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपने पहले क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। मतलब सिकंजी अगर आपको खुद के लिए बनानी है तो कितना पानी चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेट एक गिलास ही तो पियोगे, तो कितना हो जाएगा, 100 ml के आसपास मैंने क्या ले लिया इसमें, H2O ले लिया। सेम ऐसे जो मेरे पास दूसरा कंटेनर था उसमें मैंने क्या कर लिया, 100 ml क्या ले लिया, पानी ले लिया। इसमें पानी कितना है, 100 ml है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें सिकंजी बनाने के लिए क्या डालोगे, अब इसमें शुगर डालोगे, अरे चीनी डालोगे ना, C12H22O11। फॉर्मूला याद है ना सबको, याद रख लेना, काम आएगा बहुत जगह ये। C12H22O11। ओके, शुगर डालोगे और साथ में क्या डालोगे, सिट्रिक एसिड, अरे नींबू भी तो डालोगे ना। ठीक है, तो अभी मैं ये मान के चला कि मैं इसमें केवल शुगर को डिसोल्व कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या डिसोल्व कर रहा हूं, यहां पर मैं डाल रहा हूं मिट्टी, डाल रहा हूं सैंड पार्टिकल्स डाल रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैंने क्या डाल रहा हूं, इसके अंदर मिट्टी डाल रहा हूं। ठीक है, हमने चलो ये बना लिया। अब इन दोनों को क्या कर रहा हूं, मैं अच्छे से घोल रहा हूं, अच्छे से स्टर कर रहा हूं, घोल रहा हूं ढंग से। ठीक है, और घोल के इसको रख दिया मैंने 5 मिनट के लिए। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहां पर, सोचो सोचो थोड़ा सा। आप लोग यही तो बोलोगे कि सर जैसे आप इसको घोल के छोड़ोगे 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद क्या होगा, जो मिट्टी वाला पार्टिकल है ना, इसमें नीचे के आके सेटल हो जाएगी, मिट्टी के पार्टिकल्स आके सेट हो जाएंगे। अरे यही तो होगा, मिट्टी नीचे आके जम जाएगी ना, बिल्कुल यही तो कहानी होगी। तो एक कहानी तो हो गई ये। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की मिट्टी ऊपर भी घूम रही होगी। ठीक है, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पानी में सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ तो घूम रहे होंगे। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि नीचे मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी और ऊपर मिट्टी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब सिकंजी वाले में बताओ, यहां पर अगर आपने चीनी डाली है तो चीनी कहां होगी, क्या पूरे के पूरे विलियन में घूम रही होगी, समान, एक समान सब जगह। और यही तो होगा। मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो चीनी घुल रही हुई है, क्या वो नीचे जाके सेटल होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है और वो अब नीचे जाके सेटल नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कुछ सैंपल्स निकालने हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपने क्या किया, एक सैंपल तो यहां से निकाला। ठीक है, एक सैंपल आपने यहां से निकाला, बिल्कुल सिंपल सिंपल। एक सैंपल आपने यहां से निकाला,
एक सैंपल आपने यहां से निकाला। अब दोनों सैंपलों में देखो, अगर आपके पास रासायनिक संगठन समान है सब जगह, तो उसको तो हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, और जहां पर रासायनिक संगठन समान नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो जरा बताइए मेरे को, यहां पर अगर मैं फर्स्ट वाले में बात करूं तो बताओ, जितना मीठा पानी ऊपर से होगा उतना का उतना मीठा पानी तो नीचे से होगा। बात समझे ना? अरे सिकंजी में तुम कहीं से भी सिकंजी ले लो, निकाल लो, उसमें से सब जगह वो सेम ही मीठी या सेम ही खट्टी मिलेगी क्या आप लोग को? बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे विलियन में मेरे पास चीनी की मात्रा क्या होगी, समान रूप से फैल गई। यही तो बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर समान रूप से फैल गई तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो चीनी का जो रासायनिक संगठन है पूरे के पूरे विलियन में क्या है, समान है क्या? बोले सर बिल्कुल समान है। यहां पर बताओ, यहां पर अगर मैं ट्राई करूं तो यहां पर अगर मैं मिट्टी को देखूं और यहां पर अगर मैं मिट्टी का मिश्रण देखूं तो बताओ, नीचे वाले में क्या मिट्टी ज्यादा और पानी कम दिखेगा आपको? ऊपर वाले में क्या होगा, पानी ज्यादा होगा और मिट्टी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी नीचे जाके बैठ भी गई ना। तो अब बताओ, क्या दोनों जगह रासायनिक मिश्रण समान हुआ? नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास पूरे के पूरे विलियन में रासायनिक संगठन क्या है, समान नहीं है। तो अब यहीं से पॉइंट को पकड़ना, मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी रासायनिक संगठन समान होता है, मतलब पूरे के पूरे विलियन में रासायनिक संगठन अगर समान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और जहां पर भी समान नहीं है, पूरे के पूरे विलियन में रासायनिक संगठन समान नहीं है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। बताइए, यहां अब कोई दिक्कत आएगी क्या आपको कभी समांगी और विषमांगी को पहचानने में? आपको तो क्या करना है, सिंपल, जो भी आपके पास विलियन दे रखा है उसमें चेक कर लो सब जगह, अगर सारी जगह उसमें मिश्रण समान है, रासायनिक संगठन समान है, तो आप उसको कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। और अगर रासायनिक संगठन समान नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। बात समझ में आई? तो हम लोग बोलेंगे कि जो समांगी होगा वो तो मेरे पास क्या होगा, विलियन होगा, और जो विषमांगी होगा वो मेरे पास विलियन नहीं होगा। तो इसको तो हम लोग विलियन बोल सकते हैं, इसको विलियन नहीं बोलेंगे। तो विलियन पढ़ने से पहले देखो, आपको विलियन को पहचानना भी सीखना होगा कि किसको हम लोग विलियन बोलते हैं और कौन से वाले मिश्रण को हम लोग विलियन नहीं बोलते। तो यहां पर हम लोग बात बता सकते हैं क्या, समांगी मिश्रण होगा वही मेरे पास क्या होगा, विलियन होगा। तो मेरे ख्याल से आपने विलियन की परिभाषा समझ ली। अब देखो, विलियन की परिभाषा के बाद, समझने के बाद, अब इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी विलियन बनेगा, तो यहां देखो मैंने बोला दो या दो से अधिक, तो पहले मैं दो को ही लेके चल जाता हूं। मतलब वहां पर आपके पास क्या होंगे, दो संगठन होंगे, दो रसायनों के क्या होंगे, संगठन होंगे। तो उनमें से देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो होगा विलय। अब ये विलय क्या होता है उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। एक होगा आपके पास विलायक। ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलके बताओ आपके पास क्या बनाएंगे, अरे विलियन बनाएंगे क्या? बोले सर बिल्कुल ये विलियन बनाएंगे। और ये विलियन तभी बनेगा जब ये कैसा हो, समांगी मिश्रण हो। कौन सा मिश्रण हो, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या होता है, अभी अभी बताया आप लोगों ने। बोले सर सभी जगह मिश्रण में, सभी जगह रासायनिक संगठन क्या हो, समान हो। तो यहां पर इसका परिभाषा भी लिख देते हैं, मिश्रण में, मिश्रण में सभी जगह, सभी जगह रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन समान हो, समान हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। बताइए, समांगी मिश्रण की परिभाषा भी लिख सकते हो, विलयन की परिभाषा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ठीक है। अब देखो यहां पर दो वर्ड और आए आपके पास, कौन कौन से आए, एक तो आपके पास आया विलय और एक आपके पास आया विलायक। इसके बारे में भी सुन लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जनरली आपको वैसे पहले से बात पता होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको इंट्रो मतलब ब्रीफ के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। हम लोग बोलेंगे कि जो भी हमारे पास कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, जब भी हम लोग विलियन बनाएंगे, जैसे अभी मैंने चीनी वाला विलियन बनाया था, या शिकंजी जब भी आप लोग बनाते हो, बताओ कम मात्रा में कौन होती है, चीनी आपकी कम मात्रा में होती है, पानी आपका ज्यादा होता है ना। तो जो भी कम मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। तो जो शिकंजी बनी थी उसमें विलय कौन था, चीनी अपना विलय थी। ठीक है, नींबू भी आपने कम मात्रा में डाला था तो वो भी आपके लिए क्या था, विलय था। उसको भी अभी मैं बताऊंगा। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और विलायक किसको बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में हो। कौन सी मात्रा में, अधिक, अधिक मात्रा में हो।
ठीक है, देखो इसके बारे में एक बात और बोली जाती है कि हमारे पास कभी कभी क्या होगा, यहां पर विलय को हम लोग बोलेंगे कि जो अपनी पहचान खो दे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने क्या किया, पानी था, पानी में चीनी डाली, चीनी कैसी थी, ठोस अवस्था में थी का। जैसे ही आपने पानी में डाला, अब बताओ चीनी का ठोस अवस्था में रहेगी, नहीं रहेगी ना, वो क्या होगी, पानी में घुल जाएगी ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो अपनी पहचान खो दे, मतलब विलियन बनाने के दौरान जो अपनी पहचान खो दे या फिर अपनी जो अवस्था को खो दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और जो अपनी पहचान बनाए रखे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में ये भी आपके हेल्प करेगा, तो उसके लिए भी इसको भी थोड़ा ध्यान रखना और लिख लेना कहीं पर अगर जरूरत हो तो। ओके, तो यहां पर देखो आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, विलय के बारे में पढ़ लिया, विलायक के बारे में पढ़ लिया, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब हमारे पास मिश्रण कैसा बन जाए, समांगी मिश्रण बन जाए। और समांगी मिश्रण क्या होता है, सभी जगह पर रासायनिक संगठन अगर समान हो मिश्रण में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। बताइए, ये छोटी सी ओवरव्यू दिया था मैंने विलियन के बारे में, वो आप लोगों को समझ में आया क्या, कौन सी नई बात आपको पता लगी, वो जल्दी से मेरे को बताइए। ओके, तो चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चल के किसके बारे में बात करते हैं, देखो अब कभी कभी क्या होगा कि आपके पास विलियन को वो कैटेगराइज करके भेजेगा। अब कैटेगराइज कैसे करेगा उसको भी सुन लो। आप कभी कभी एक वर्ड सुनोगे, या मैं दोनों वर्ड के बारे में बता देता हूं आपको। दो वर्ड आप बहुत जगह सुनोगे, एक तो सुनोगे आप द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। एक आप सुनोगे त्रिअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो ये क्या होता है। मैं बोलूं कि जब मेरे पास केवल एक ही विलायक हो और एक ही विलय हो, ऐसे विलियन को मैं बोलूंगा द्विअंगी विलियन। द्वि मतलब देखो दो, मतलब जिसमें केवल दो ही चीजें हो, दो ही कंपोनेंट हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलियन। जिनमें तीन कंपोनेंट हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलियन। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल दूं जिसमें जिसमें केवल, क्या बोलेंगे यहां पर, जिसमें केवल केवल एक विलय, एक विलय तथा एक विलायक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। तो बताइए त्रिअंगी किसको बोलेंगे, बोले सर जिसमें जिसमें दो विलय, दो विलय तथा एक विलायक, एक विलायक, एक विलायक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपने पास त्रिअंगी विलयन। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, आपके पास विलय कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं विलय तो, लेकिन विलायक जो घोलने वाला होगा वो आपके पास हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। जैसे आपने क्या किया, पानी है, पानी में आपने क्या डाल दिया, चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, ठीक है, नींबू भी डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दी, तो ऐसे आपके पास उसमें घुलने वाली चीजें तो क्या होगी, बहुत सारी होगी, लेकिन आपके पास जो विलायक है, जो घोल रहा है, वो तो आपके पास क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, विलायक आपके पास हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और जो विलय होंगे वो आपके पास क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो दो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। बताइए क्या आप अब इनके बारे में बता सकते हो कि द्विअंगी विलयन क्या होगा, त्रिअंगी विलयन क्या होगा, बता सकते हो क्या। ये हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लिया था। हाँ, विलीन का अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप बोलो ना सर पानी में क्या डाल दो, नमक डाल दो, या पानी में चीनी डाल दो, घोल दो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। हाँ, एक छोटी सी बात आपसे और पूछी जा सकती है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो समांगी मिश्रण होता है ना, ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता है। मतलब सुनना थोड़ा ध्यान से, आप एक काम करना, आप दो सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, किसके बनाना, एक तो ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, कांच का ग्लास लेना, उसमें एक तो चीनी को घोलना, और एक दूसरा वाला ग्लास है उसमें मिट्टी को घोलना, फिर दोनों पे टॉर्च डाल के देखना। आप देखोगे कि जो मिट्टी वाला ग्लास है उसमें जब आप टॉर्च डालोगे ना, तो उसमें उसका पाथ दिखेगा आपको, उसका जो पथ है जहां पर वो लाइट जा रही होगी वो पथ आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, जो आपके पास चीनी वाला विलियन है उसमें जब आप लाइट डालोगे तो वहां पर आपको उसका पथ नहीं दिखेगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण वे भी होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात है, 9th क्लास में आपको मिल जाएगी, बुक पढ़ लेना 9th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें आपको ये मिल जाएगी ये बात कि जो हमारे पास विलियन होते हैं
वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते, समांगी मिश्रण जो होते हैं। ओके, और जो समांगी मिश्रण नहीं होते, या फिर चलो समांगी मिश्रण हो लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, जैसे कोलाइडल हो गया, ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी आपसे हाँ बेसिक नॉलेज के लिए पूछी जा सकती है ये बात, ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान रखना। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं विलियन के प्रकार। अब देखो विलियन को मैं जनरली दो प्रकार से कैटेगराइज करता हूं, और उनमें भी मैं कैटेगरीज डिसाइड करूंगा, तो वो मैं भी आपको बता देता हूं। तो यहां पर दो किस किस के बेस पे करूंगा, पहला तो मैं करूंगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा के आधार पर, ठीक है। दूसरा मैं यहां पर कैटेगराइज करूंगा विलायक की प्रकृति के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा, विलायक की प्रकृति के आधार पर, आधार पर, जरा समझना। अब देखो जो यहां पर मेरे पास विलय की मात्रा के आधार पर होते हैं, वो मेरे पास होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मेरे पास संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। बी जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और जो तीसरा हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास अति संतृप्त विलयन। कौन सा होगा? अति संतृप्त विलयन। आपने नाम सुने होंगे इनके, ठीक है। अब मैं भी थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ भी दे देता हूं। वैसे अपने यहां से इनसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये विलयन कौन कौन से होते हैं। अति संतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये वर्ड आपको दे देगा कि एक संतृप्त विलयन बनाया गया, एक अति संतृप्त विलयन बनाया गया, तो वहां पर पीपीटी बन रहा है नहीं बन रहा, वो आपसे एक चीजें पूछी जा सकती है। ओके, तो यहां पर ये तीन तो हो गए मेरे पास, कौन से? विलय की मात्रा के आधार पर। तीन हमारे पास होते हैं सेम ऐसे ही विलय की प्रकृति के आधार पर। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं जैसे गैसीय विलयन हो गया। कौन सा हो गया? गैसीय विलयन। दूसरा हमारे पास यहां पर हो जाएगा ठोस विलयन, ठोस विलयन। जो तीसरा हमारे पास है वो हो जाएगा द्रव विलयन। ओके, तो यहां पर भी हमारे पास कितने प्रकार के विलयन हो गए? तीन प्रकार के विलयन हो गए। अब देखो इन सबको बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नॉलेज इनके बारे में लेंगे। तो चलो पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। संतृप्त विलयन क्या होगा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है। ओके, सपोज करो ये मेरे पास एक बीकर है, और मैंने क्या कर रखा है, इसमें पानी भर रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, इसमें पानी भर रखा है। ओके, यहां पर मैं बोलूं कि इसमें कितना पानी डाल दिया मैंने, 50 ml पानी डाल दिया। कितना ml पानी डाला? 50 ml H2O इसके अंदर है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें जब मैं चीनी को घोलने लगूं ना, तो मैं मैक्सिमम 5 चम्मच चीनी इसमें घोल सकता हूं। मतलब 5 चम्मच चीनी क्या होगी, इसमें घुल जाएगी। और जैसे ही 5 चम्मच से थोड़ा सा भी ज्यादा डालूंगा, वो चीनी घुलेगी नहीं, नीचे आके बैठ जाएगी। जैसे आपने कभी चाशनी बनाई है, चाशनी बनाते टाइम क्या करते हो कि आप पहले ठंडे पानी में जितनी चीनी घुल सकती है उतनी चीनी घोल लेते हो। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, चाशनी नहीं बनती ना पानी में, ठंडे पानी में क्या होती है, चीनी घुलना बंद हो जाती है, नीचे जाके पैंदे में जाके बैठने लग जाती है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम कितनी चीनी घुल सकती है? 5 चम्मच। बात समझिए, इस 5 चम्मच को थोड़ा पकड़ के चलना, कि यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा अपना। तो मैं क्या बोलूं कि यहां पर देखो, मैं संतृप्त विलयन की परिभाषा बोल रहा हूं पहले, कि जब हमारे पास विलय अपनी अधिकतम मात्रा में घुला हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। सपोज करो यहां पर 5 चम्मच घुलनी थी, और 5 की 5 चम्मच मैंने सारी की सारी घोल दी इसमें, तो ये विलयन मेरे पास कैसा हो जाएगा? संतृप्त विलयन। तो मैं क्या बोलूंगा, विलय जब अपनी अधिकतम मात्रा में उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो पहली परिभाषा तो ये होगी। अब दूसरा था अपने पास असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कि अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में। मतलब मैंने बोला कि 5 चम्मच घुल सकती थी, और मैंने कितनी घोल दी इसमें? 3 चम्मच घोल दी, 2 चम्मच घोल दी, 1 चम्मच घोल दी। तो अब जो विलयन बना मेरे पास 2 चम्मच घोलने के बाद, तो ये मेरे पास विलयन कैसा है? असंतृप्त विलयन। मतलब असंतृप्त विलयन में मैं ये बोल सकता हूं कि विलय अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित है। मतलब मैं उसमें बाद में विलय और डाल सकता हूं संतृप्त बनाने के लिए। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। अब तीसरा अपने पास कौन सा था? अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे? जरा ध्यान से सुनना। मैं बोलूं कि इसमें 5 चम्मच घुल सकती थी, और मैंने इसमें डाल दी 7 चम्मच। बताओ क्या होगा? 5 तो घुल जाएगी, 2 क्या होंगी? नीचे पैंदे में जाके बैठ जाएंगी क्या?
अरे बैठेंगी ना, क्यों? क्योंकि वहां पर वो घुल ही नहीं पाएंगी, तो 2 चम्मच आपको कहां दिखेंगी? पैंदे में दिखेंगी। तो अब जो विलयन आपके पास बना, इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। मतलब कि जब भी हमारे पास विलय अपनी अधिकतम मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। बताइए, क्या इनके बारे में आप आराम से समझ पाए? बिल्कुल, आपको केवल समझना है, इनकी डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड में कभी भी। ओके, आपको तो केवल इनके बारे में समझना है कि ये विलेन कैसे बनता है। न्यूमेरिकल में इनको वर्ड में की फॉर्म में यूज ले सकता है। यहां पर देखो, अब अपने पास कौन है कि विलायक की प्रकृति के आधार पर। अब देखो, मैंने अभी भी आपको थोड़ा टाइम पहले विलेन के बारे में बताया था और क्या बोला था? विलायक आपके पास हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो उसी की प्रकृति के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो भी विलायक होगा ना, हमारे पास विलियन भी उसी प्रकृति का बनेगा। क्या बोला मैंने? कि जो भी विलायक होगा, विलियन भी उसी प्रकृति का बनेगा। सपोज करो मेरे पास पानी है, पानी में मैं चीनी डालूंगा तो बताओ वहां पर क्या हो रहा है? चीनी पानी में घुल जाएगी ना, मतलब ठोस में डाल रहा हूं उसमें, और ठोस डालने के बाद वो कैसा हो गया? द्रव हो गया। तो अब बताओ यहां पर किसकी प्रकृति के आधार पर विलियन बना? क्या द्रव की प्रकृति के आधार पर द्रव विलियन बन गया क्या? सेम ऐसे ही मेरे पास क्या है, सपोज करो कोई गैसिस कंटेनर है, मैं उसमें दूसरी गैस भर दूं कोई कम मात्रा में, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास गैस है वो गैस को घोल लेगी और आपके पास विलीन कैसा बनेगा? गैसी विलीन ही तो बनेगा। अब इसको एग्जांपल से डिटेल स्टडी भी करते हैं हम लोग, लेकिन अभी इनके बारे में एक ही बात समझ के चलना कि जो भी हमारे पास विलायक की प्रकृति होती है, विलियन की प्रकृति भी वैसी की वैसी ही हो जाती है। बात समझ में आई? ओके, अब चलो देखो इनके बारे में एक छोटी सी टेबल है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में दी हुई ये टेबल, इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो, मैं बोलूं कि सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास कौन है? गैसीय विलयन है। कौन से विलयन है? गैसीय विलयन। और ये मान के चलो हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव विलयन के बारे में बात करेंगे। बाकी इन दोनों के बारे में ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहां पर अब देख लेते हैं। यहां पर मेरे पास कौन है? गैस है। अब गैसीय विलयन में क्या है? देखो मेरे पास एक तो विलय है, विलय भी इसने क्या लिया? गैस। और विलायक क्या लिया? गैस। अब बताओ विलयन की प्रकृति कैसी होगी? मैंने बोला जो विलायक की प्रकृति होगी वही किसकी प्रकृति होगी? विलयन की प्रकृति। विलायक कैसा है? गैस। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो गई? गैसी हो गई क्या? अरे हो गई ना। यहां पर देखो गैस में गैस घोलना है, बताओ ऐसा कोई विलयन दिखता है आपको? अरे अपने चारों तरफ जो हवा है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन भी घुली हुई है, CO2 भी घुली हुई है, और आपके पास क्या है? और भी बहुत सारी गैसें, ऑर्गन सारी की सारी घुली हुई है क्या वहां पर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हवा है, एयर है, ये हमारे पास कैसा विलियन है? हमारे पास गैसीय विलियन है, क्योंकि गैसों में गैसें क्या हुई है? घुली हुई है। आप जाके देखना सब जगह इनका मिश्रण भी कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। आप चाहे किसी भी कोने में जाके सांस लो, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी ना। बात समझ रहे हो मेरी? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर देखो एक एग्जांपल तो इसने बोल दिया कि ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को घोल दें, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा। या फिर मैं बोल दूं इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? हवा हो सकता है। हवा में भी क्या होता है अपने पास? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, उसी में ऑक्सीजन भी घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली होती है, तो आपके पास विलियन कैसा बन जाएगा? वो आपके पास गैसीय विलियन बन जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा विलियन कौन सा है? जरा देखो उसको। दूसरा विलियन है हमारे पास गैस विलियन। कैसा विलियन? सॉरी, गैसीय विलियन ही है, लेकिन यहां पर विलय कौन है? अपने पास द्रव है, और विलायक कौन है? गैस। मतलब घोलने वाला तो अभी भी कौन है? गैस है। तो क्या इसी की प्रकृति के आधार पर विलियन बनेगा क्या? तो विलियन की प्रकृति कैसी? फिर से कैसी है? गैसीय। यही तो है। ध्यान से देखो, ये जिन जिन में हमारे पास क्या कौन है? विलायक गैस है, उन सारे वो सारे के सारे विलियन कैसे होंगे मेरे पास? गैसीय विलयन होगी। समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक है, अब यहां पर देखो द्रव और गैस, कोई एग्जांपल याद आ रहा है? नेचर का एग्जांपल बताओ, कोई याद आ रहा है क्या आपको? अरे कोहरा, जो धुंध होती है उसमें क्या होता है हमारे पास? उसमें यही तो होता है, पानी के पार्टिकल्स फैले होते हैं हवा के अंदर। मतलब वहां पर क्या होता है कि जो मॉइस्चर होती है, आर्द्रता होती है, क्या वो हवा में घुली हुई रहती है क्या धुंध के टाइम में? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर हमारे पास हवा तो ज्यादा होती है, और जो धुंध जो सॉरी जो द्रव होता है, जो पानी की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, वो क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे विलियनों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय विलियन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगी? हम लोग बोल सकते हैं कोहरा। ओके, यहां पर एक चीज और बोल रखी है, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो ये भी आपके पास क्या होगा? आपके पास एक
गैसीय विलयन बनाता है। मतलब क्या करें, नाइट्रोजन गैस का एक चेंबर है, अगर मैं उसमें क्या डाल दूं, क्लोरोफॉर्म डाल दूं, तो वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली नाइट्रोजन गैस में घुल जाएगी। बात समझे? तो ऐसे विलयन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन बोलते हैं। तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान रख सकते हो। डायरेक्ट आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि दरो दरो विलयन क्या होगा, दरो गैस विलयन क्या होगा, गैस दरो विलयन क्या होगा। तो ये आपसे सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला अपने पास कौन है, गैस और ठोस। ठीक है, इसके थोड़े से सीमित एग्जांपल है। एक एग्जांपल हमारे पास है कपूर नाइट्रोजन गैस में। मतलब मैंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी और उसमें मैंने कपूर को जला दिया। अब आपको पता है कपूर जब भी जलता है तो क्या होता है, डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित होता है। अरे होता है ना, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, कपूर के पार्टिकल्स नाइट्रोजन गैस में क्या हो जाते हैं, समांगी मिश्रण बना देते हैं। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन ही बोलेंगे, क्योंकि यहां पर भी अधिक मात्रा में मेरे पास कौन होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, कपूर क्या होगी, कम मात्रा में होगी। बात समझिए? तो ये तो हमारे थे गैसीय विलयन। अब इसके बाद हमारे पास कौन है, द्रव विलयन, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बात समझी? ठीक है, पहला हमारे पास मैं बताऊं कि मेरे पास विलायक तो कौन होगा, सब में द्रवी होने वाला, और उसी के कारण हमारे पास जो विलयन की प्रकृति वो कैसी होगी, द्रव विलयन बनेगा। अब देखो यहां पर पहला मैंने क्या घोला, गैस घोला दरों में, दरों में गैस। कोई एग्जांपल याद आ रहा है? हाँ, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें क्या होती है, अरे CO2 गैस को घोला जाता है ना। देखो जैसे आप बोतल ओपन करते हो, सोडा बोतल ओपन करते हो, गैस निकलती है ना अचानक से बाहर से। हाँ, उसी CO2 की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर क्या होता है कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक होती है, ओके, और उसमें क्या कर देते हो आप, क्या कर देते हो, गैस CO2 को घोल देते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, शीतल पेय भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, और ये एग्जाम्पल भी हो सकता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हाँ, मछलियां सांस कैसे लेती है पानी में, अरे ऑक्सीजन घुली होती है ना पानी के अंदर, तभी तो मछलियां सांस ले पाती है। तो ये एग्जाम्पल भी हो सकता है इसका। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग शीतल पेय बोलते हैं, ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। चलो अगला कौन सा है अपने पास, कि हमारे पास विलय कौन हो जाए, दर हो जाए, और विलायक कौन हो जाए, दर, दोनों ही दर हो जाए। वो फेमस एग्जाम्पल है, जानते हो ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे। ठीक है, जो समझ चुके हैं वो बता देना। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जल में घुली हुई इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, अल्कोहल, शराब होती है क्या। ओके, उसी को हम लोग क्या करें, जल में घोल दे, पैक बना ले, हो जाएगा ना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो विलियन कैसा होगा, दरव विलियन होगा। मतलब अब यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है अपने पास, दरव है, अल्कोहल भी दरव है, और साथ में साथ आपके जल भी क्या है आपके पास, दरव है। और वहां पर जब भी जो आप कॉकटेल वगैरह बनाते हो उसमें क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, और जो अल्कोहल होता है वो कम होता है ना। ठीक है, आप लोग तो नहीं बनाते होंगे, ओके, दूर रहना चाहिए इस ऐसी चीजों से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारे पास कौन है, ठोस और द्रव। अब देखो यहां पर क्या है अपने पास, एक तो द्रव है, विलाय का हो जाएगा अपने पास, और विलय कौन हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हो, जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था सिकंजी बनाई है आपने, सिकंजी में क्या किया था, पानी ज्यादा होता था, उसमें चीनी, ठोस ठोस चीनी तो डाल देते, क्रिस्टल डाल देते चीनी के, और जैसे डाल देते वो क्या घुल जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास विलीन कैसे बन जाएगा, कि हमारे पास द्रव विलीन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला हुआ जल में गुला हुआ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पाउडर, पाउडरी तो होता है ग्लूकोज फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जैसे पानी में डालोगे घुल जाता है ना वो। ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप सब लोग। ओके, यहाँ पर अगला अपने पास है ठोस विलयन। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास विलायक तो क्या हो जाए, ठोस हो जाए। देखो सब जगह ठोस ही है क्या, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, ठोस विलयन होगा। अब ये भी मैंने बोला। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, गैस। ठोस में आप गैस घोल रहे हो, बहुत ही काम का एग्जाम्पल है, आपके ऑर्गेनिक में काम आता है। याद है कुछ, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण कहां करते हो आप लोग, निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस फ्लो करवा के एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो एल्केन बन जाता है क्या। अभी हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, अगर कोई क्लास ले रहा है तो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास प्लेटिनम निकल प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाएंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उस निकल की सरफेस या प्लेटिनम की सरफेस पे क्या होती है, ट्रेप हो जाती है, और वहां पर क्या बन जाता है, एक समांगी मिश्रण बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस विलयन बोलते हैं। अगला अपने पास है द्रव और ठोस। मतलब आपके पास विलय कौन होगा, द्रव होगा, और ठोस कौन होगा, आपके पास विलायक होगा। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है अमलगम। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, सोडियम अमलगम। ठीक है, अमलगम क्यों कर लगाते थे, जैसे जंग से बचाने के लिए हम लोग अमलगमेशन करते थे, याद है ना आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जैसे मैं बोलूं सोडियम और Hg को एक साथ रख दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Hg द्रव हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास बन जाएगा सोडियम अमलगम। मैं मैग्नीशियम और Hg को एक साथ रख दूं, तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम अमलगम बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये वाले विलयन हमारे पास कैसे होते हैं, ठोस और द्रव के विलयन होते हैं। तो चलो अगला देखो अपने पास, ठोस ठोस का विलयन। ठोस ठोस का विलयन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया, सर ठोस ठोस में कैसे घुलेगा।
विलेन बनता ही नहीं होगा ये तो, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी विलेन बनता है। आपने देखा होगा घर पे जो अपनी बाल्टी वगैरह होती है स्टील वाली, वो क्या होती है, ठोस ही तो होती है, और वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धातु बोलते हैं क्या। तो जितनी भी मिश्र धातु है वो क्या होते हैं, ठोस ठोस के विलेन होते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं, पहले इनको बहुत अच्छे खासे टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, फिर मिक्सिंग की जाती है, और फिर वापस इनको सोलिडिफाई कर लिया जाता है, तो आपके पास क्या बन जाती है, मिश्र धातु बन जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिश्र धातु भी इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें एक इसने बोल रखा है तांबे में सोने का विलयन, मतलब इसने क्या कर रखा है, तांबे में सोने को, सॉरी, हाँ, तांबे में सोने को क्या कर रखा है, घोल रखा है इसने। तो यहां पर क्या बन जाएगा, तांबे में सोने का विलयन, मिश्र धातु ही तो बनेगी ये, स्टील हो गया। ओके, और भी आपके पास मिश्र धातु ही होती है, उनको आप देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपके पास एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किसको डिस्कस कर लिया, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन को डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया विलियन के बारे में। अभी तक आपको विलियन के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और पहले से भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा तो पहले भी आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं सांद्रता की इकाइयों की तरफ, क्योंकि वही पार्ट है जो अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहां से कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है सांद्रता। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये सांद्रता होती क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए ना कि सर ये सांद्रता होती क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी, देखो आप लोग क्या करते हो, जब भी कोई विलियन बनाते हो, जैसे मैं एक स्लाइड ले लेता हूं खाली, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी किसी कंटेनर में कोई विलियन बनाते हो, यहां पर मैं बोलूं कि मेरे पास इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, भर देते हैं। ओके, ये मैंने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या ले लिया, H2O ले लिया, और ये मैंने कितना ले रखा है, 100 ml ले रखा है। अब कोई मेरे से पूछे कि इसका मेरे को विलियन बनाना, सिकंजी बनानी, तो आप क्या करोगे, जल्दी से इसमें शुगर डालोगे, अरे यही तो डालोगे, ठीक है। अब शुगर आपने कितनी डाली, बोले एक मुट्ठी भर के डाल दी मैंने तो उसमें शुगर, ठीक है। अब हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो मुट्ठी भर के क्या हुआ, कोई वेट वगैरह हुआ क्या उसका, कोई वो तो होना पता होना चाहिए ना कि कितना वेट डाला, या फिर कितना उसमें जब चीनी घुली तो कितना उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता कितनी, मतलब कितना मीठा हुआ। तो यही मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सांद्रता के पदों की जरूरत पड़ी, कि हम लोग इसमें चीनी डाल रहे हैं तो कितनी चीनी डाल रहे हैं, कितने ml पानी में कितनी चीनी जाएगी। तो इन्हीं चीजों की कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सांद्रता के पदों की आवश्यकता पड़ी। और सांद्रता के पदों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि ये हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ताप निर्भर होते हैं और एक ताप अनिर्भर होते हैं। अभी मैं आपको सारे पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर सांद्रता की परिभाषा लिख लेते हैं। तो सांद्रता की परिभाषा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि देखो अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि विलियन में उपस्थित जो भी आपके पास विलियन बन रहा है, ठीक है, उसमें उपस्थित विलय की मात्रा क्या होती है, आपके पास सांद्रता होती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा देख लेना। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो हम लोग आगे पूरा लिख सकते हैं कि विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। बताइए क्या आप लोग सांद्रता की परिभाषा बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, अगर आप सांद्रता की परिभाषा बता सकते हैं तो। अब देखो काम की बात क्या है उसको जरा सुनना। हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे पास जो सांद्रता होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको किससे लिखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, ये हमारे पास दो टाइप की हो सकती है। अब वो दो टाइप की कैसी है, अब जरा ध्यान से समझते हुए चलना। आज के बाद आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी ताप निर्भर है, निम्न में से कौन सी ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आप आराम से सोल्व कर दोगे उस क्वेश्चन को, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जरा थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है ताप निर्भर, कौन सी होती है, ताप निर्भर सांद्रता की इकाई। एक कौन सी होती है, ताप अनिर्भर। कौन सी बोली मैंने एक दूसरी वाली, ताप अनिर्भर। मतलब समझना
कि जो ताप पर निर्भर करेंगी उनको ताप निर्भर सांद्रता इकाइयां बोलेंगे, जो ताप पे निर्भर नहीं करती उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ताप अनिर्भर सांद्रता की इकाइयां, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसको समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास पानी है, ओके, आपने क्या किया, उसको 1 लीटर की कांच की बोतल में बिल्कुल अच्छे से एयर टाइट करके बंद कर लिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट भर के। अब आपने क्या किया, उस बोतल को ले जाके डीप फ्रीजर में रख दिया। किसमें रख दिया, डीप फ्रीजर, जो बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, मतलब टेम्परेचर को -5 -10 तक ले जाता है, उस फ्रीजर में आपने ले जाके रख दिया। बताओ, जैसे ही आपने बोतल को उस फ्रीजर में रखा, क्या आप बिल्कुल पैक बोतल वापस से निकाल पाओगे या बोतल टूट जाएगी वहां पर? सोचो थोड़ा सा, बोतल टूट जाएगी ना, बिल्कुल बोतल टूट जाएगी। चलो ऐसे नहीं समझ पाए, कुछ लोगों ने, क्या हो सकता है इसका एग्जांपल नहीं देखा हो, ऐसा उनके साथ नहीं हुई होगी ऐसी घटना, तो उसके लिए एक और एग्जांपल देता हूं। आपने क्या कभी आइस ट्रे में, जो फ्रिज में आइस ट्रे होती है, उसमें कभी आइस जमाई है? बिल्कुल क्या होगा ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, उस आइस में क्या करते हो, बिल्कुल पानी लेवल के बराबर पानी भरते हो, ठीक है, और उसको फ्रिज में रखते हो। जैसे ही आइस बनती है, उस ट्रे को बाहर निकाल के देखना, उसमें जो भी आइस होगी ना, वो कर्व शेप में आएगी। अब जो वहां पर छोटे छोटे क्यूब्स बने होंगे ना आइस के, वो क्या होंगे, कर्व शेप में हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो बिल्कुल भर के, बिल्कुल प्लेन भर के रखा था, लेकिन वो फूल के क्या होगी, अरे उसमें उभार आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आयतन बढ़ गया क्या यहां पर पानी का? बताइए, आयतन बढ़ गया ना, बिल्कुल आयतन बढ़ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जो आयतन होता है वो क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। मतलब अगर आयतन में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, या फिर मैं बोलूं कि आयतन मेरे पास है और अगर मैं वहां पर ताप को कम ज्यादा कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, आयतन में परिवर्तन जरूर होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आप ना चीनी खरीदने जाओ, तो चीनी खरीदने के लिए पंसारी की दुकान पे जाओगे, वहां पर आपको वो 1 किलो चीनी कैसे तोल के देगा, साइड में 1 किलो का बाट रखेगा, उसी से आपको चीनी तोल के देगा। आप चाहे उसे कभी भी खरीदने जाओ, आप चाहे सर्दी में खरीदने जाओ चाहे गर्मी में खरीदने जाओ, क्या दोनों टाइम वो सेम ही बाट से आपको चीनी तोल के देगा? बिल्कुल तोल के देगा ना। अब बाट देखो, यहां पर 1 किलो का बाट है, मतलब हम लोग यहां पर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना कि द्रव्यमान कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। जो पंसारी के पास जो बाट है, वो सर्दियों में भी उसी बाट से तोल के देगा, गर्मियों में भी उसी बाट से तोल के देगा, मतलब उसका बाट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तापमान का। तो बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला कि आपके पास क्या होगा कि जब भी हमारे पास ताप निर्भर सांद्रता इकाई होगी ना, तो आपको यहां क्या देखने को मिलेगा, आयतन पद, आयतन पद उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, वो तो काम की बात है, ध्यान से सुनना कि जब भी आपके पास ताप निर्भर सांद्रता इकाई होंगी ना, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आयतन शब्द या तो सुनने को मिलेगा या उसके फॉर्मूले में देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी आयतन दिख जाए, वो कैसी राशि होगी, आपके पास ताप निर्भर राशि होगी। बात समझिए। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरी होती है ताप अनिर्भर। तो ताप अनिर्भर में आपको क्या मिलेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान, या फिर जिसको हम लोग किसे लिखते हैं, भार से भी लिखते हैं, द्रव्यमान या भार पद उपस्थित, उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या कि अब आज के बाद जब भी आपके पास ताप निर्भर कोई सांद्रता इकाइयां पूछेगा, तो आप देखोगे उसमें, आप तो क्या देखना, सिंपल आयतन देखना। अगर उसमें आयतन कहीं पर भी आपको दिख गया, तो वो कैसी रहेगी, आपके पास ताप निर्भर रहेगी। और अगर उसमें आयतन नहीं दिखा, उसमें केवल द्रव्यमान ही दिखा, ठीक है, केवल और केवल द्रव्यमान दिखा, तो वो कैसी हो जाएगी, आपके पास ताप निर्भर, सॉरी ताप अनिर्भर सांद्रता की इकाई हो जाएगी। अब तो देखो, इन सबका एग्जांपल भी मैं एक जगह लिख देता हूं, तो आपके लिए आसानी भी रहेगी इनको ढूंढने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे मोलरता की। किसकी बात करेंगे, मोलरता की, जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से। देखो सिंबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में देखते चलना। मोलरता की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्मलता की। किसकी बात करेंगे, नॉर्मलता की। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रतिशत आयतन, आयतन, किसकी बात करेंगे, प्रतिशत आयतन, आयतन। चौथी हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आएगा उसकी हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रतिशत भार आयतन। देखो यहां पर आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो क्या दिख रहा है आपको, भार दिख रहा है और एक आयतन दिख रहा है। तो आप लोग किसको मान के चलोगे, आयतन को ही मान के चलोगे। जहां आयतन दिखा वो कैसा पद होगा, ताप निर्भर। बात समझी। यहां पर एक और होता है, उसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, जो हमारे पास 5-6 नंबर पे रहेगा, 5 नंबर पे रहेगा, वो होगा अपने पास पीपीएम।
कौन सा होगा? पीपीएम। इसके बारे में बाद में चल के डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ आप पीपीएम लिख के चलो। पीपीएम में वी बाई वी, वैसे डिस्कस तो हम लोग सबके बारे में ही करेंगे वन बाय वन करके, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहां पर ये कुछ आपके पास एनसीईआरटी में मेंशन सांद्रता की इकाइयां है जो किस पे निर्भर करती है? ताप पे निर्भर करती है। हाँ, बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोलरता और मोलरता में कौन सी ताप पे निर्भर करती है। ठीक है, तो आपको वो आइडिया लगने लग जाएगा कि मोलरता में क्या आता है? आयतन का पद आता है, इसलिए वो क्या करती है? ताप पे निर्भर करती है। यहां पर जो मोललता होगी उसमें ताप का पद नहीं आता। दूसरा वर्ड में क्या बोल रहा हूं कि यहां पर भी कुछ होती है, जैसे पहला 1 नंबर पे हम लोग बोलेंगे मोललता। क्या बोलेंगे? मोललता। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे मोलरता वाले साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी कर रहा था, तोतला हो गया, उसने मोललता बोल दिया मोलरता को। ठीक है, एक जोक था, ऐसे मत मान के चलना। ये हमारे पास क्या है? मोललता। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो यहां पर जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग मोललता बोलेंगे, और किससे लिखेंगे? छोटे एम से, स्मॉल एम से लिखेंगे। दूसरा जो अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह आपको परेशान करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं? मोल अंश। बहुत सारे बच्चों की नींदें हराम करके रखता है, ये नींद नहीं आने देता बच्चों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल अंश। ठीक है, कहीं भी जाओ इस चैप्टर में तो मोलेंस मोलेंस ही पढ़ने वाले हो आप, तो बहुत सारी जगह आपको मोलेंस दिखता है। इसको हम लोग एक्स से या फिर जाई भी इसको बोलते हैं, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तीसरा हमारे पास होता है प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ होगा डी, वो होगा हमारे पास पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। बात समझ रहे हो? तो ये कुछ सांद्रता इकाइयां हैं जिनको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी सांद्रता इकाइयां मैंने एक जगह लिख दी है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आपसे अगर वो ताप निर्भर और अनिर्भर वाला पूछे तो आप कर सकते हो आराम से। बाकी तो मैं आपको मेथड सिखा सकता हूं, सिखा चुका हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि जो ताप पे निर्भर कौन होंगी, जिनमें द्रव्यमान का पद आएगा वो ताप पे क्या रहेंगी? अनिर्भर रहेंगी। और ताप पे निर्भर कौन होंगी? जिनमें आयतन का पद आएगा वो क्या होंगी? ताप पर निर्भर होंगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक को यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलरता के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे मोलरता, और वो भी कौन सी? टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जो ताप पर निर्भर करती है उन इकाइयों में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? मोलरता। मोलरता को बताइए क्या बोलते हैं हम लोग? मोलरिटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। ठीक है, इनके थोड़ी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगी आपके। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। देखो मैं परिभाषा नहीं बोल रहा हूं कि परिभाषा आपके पास लिखी हुई है, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं, लिख नहीं रहा मैं यहां पर। तो परिभाषा क्या होती है कि हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। आपके पास नोट्स में परिभाषा होगी, नहीं है तो जो मैंने बोला है उसको पॉज करके लिख लेना। हम लोग बोल सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ओके, तो चलो देखो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। कैपिटल एम क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, मतलब प्रति लीटर हो गया ना, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब आयतन अगर मैं वी मान लू तो क्या करूंगा? प्रति लीटर करने के लिए वी से भाग लगा दूंगा। बात समझ रहे हो ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? विलय के मोल, विलय के मोल। ठीक है, किससे? मोल को किससे लिखते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे देखो, अब सिंबल याद रखना स्टार्ट कर दो। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। नीचे क्या बोलूंगा? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। देखो प्रति लीटर बोला था क्या, मतलब आयतन मेरे पास किस में होगा? लीटर में होगा। अगर वी आयतन है तो क्या हो जाएगा? वो वी एल हो जाएगा। क्या बताइए, क्या आप लोग यहां से इस फॉर्मूले से मोलरता निकाल सकते हो? मैं बोलूंगा केवल आप इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूले जो मोलरता के आते हैं आप बहुत आसानी से बना लोगे, और अभी मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं। ठीक है, कैसे आप मोलरता के फॉर्मूले बनाएंगे। देखो विलय के मोल हो गए। अब बहुत सारे बच्चे तो सर हमें तो मोल भी नहीं आता, क्या करें अब? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी 2 मिनट बाद मैं तुम्हें मोल कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा। ओके, तो यहां पर पहले मैं बात करता हूं विलय के मोल। तो विलय के मोल क्या होते हैं उसको जरा ध्यान से देखो। हम लोग मोल को बोल सकते हैं एन को। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिया गया भार, दिया गया भार। अब ये भार किसका होगा? अगर हम लोग यहां विलय के बारे में बोल रहे तो भार भी हम लोग किसका लेके चलेंगे? विलय का लेके चलेंगे। डिवाइडेड बाई हम लोग क्या बोलेंगे? अणु भार, अणु भार। या फिर अगर परमाणु है तो किसकी बात करेंगे? परमाणु भार की बात करेंगे। बताइए, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भार होता है उसको हम लोग किससे लिखेंगे? डब्लू विलय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डब्लू विलय। डिवाइड बाई जो अणुभार होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं?
एम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एम नोड। तो यहाँ पर नोड की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? एम विलय लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? एम विलय। अब देखो एम विलय का मतलब मोलरता नहीं है, यहाँ पर एम विलय का मतलब है अणुभार। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अभी मैं जो फाइनल फॉर्मूला बनाऊंगा ना, उसमें मैं क्या रखूंगा? केवल सिंबल से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो याद रखने में थोड़ा आसान रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, केवल आप यही याद रखो, बाकी फॉर्मूला आप बना लोगे। बताइए, मोल के बारे में ये बात पता थी आपको? बिल्कुल पता थी। तो अब बताओ, मोलरता का आपके पास जो सूत्र बना वो क्या बन जाएगा? एन की जगह अब मैं डब्ल्यू बाई एम विलय लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? एम सॉरी, ऊपर क्या आएगा? डब्लू। डब्लू के साथ कौन होगा? विलय। नीचे क्या होगा? बटे। मेरे पास क्या आने वाला है? अरे एम विलय आ जाएगा क्या? मतलब विलय का क्या हो गया? ये अणुभार। और साथ में क्या होगा? वी। आयतन भी तो है, और आयतन किस में होगा? लीटर में। और किसका आयतन होगा ये? विलायक का आयतन नहीं होगा, ये होगा विलियन का आयतन। किसका आयतन होगा? विलियन का आयतन। देखो मैंने लिखा है ना विलियन का आयतन, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर ये किसका आयतन रहेगा? विलियन का आयतन रहेगा। बताइए, क्या अब आप लोग आराम से इस फॉर्मूले को याद रख के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो क्या? तो आपके पास बन गया एक मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप आराम से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हो। अब चलो, ये तो हमने किसकी बात कर ली? मोलरता के बारे में बात कर ली। अब मोलरता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अगला पॉइंट अपने पास है डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? याद आ रहा है क्या किसी को? याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। डाइल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। अब तनुकरण नहीं जानते क्या? तो सर ये भी नहीं जानते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। ओके, तनुकरण हम लोग बोलते हैं कि जब भी हमारे पास कोई विलेन, जैसे आपने सपोज करो सिकंजी बनाई थी, बनाई ना खुद के पीने के लिए। ठीक है, आप घर पे अकेले थे, आपने एक गिलास सिकंजी बनाई। अब आपका दोस्त टपक गया घर पे। अब क्या करोगे? आप तो आलसी हो, दूसरा गिलास सिकंजी का तो बनाओगे नहीं, तो क्या करोगे आप? उसी में पानी डाल के काम चलाओगे और अपने दोस्त को भी दे दोगे। यही तो करोगे। तो आपने क्या किया? एक सिकंजी जो आपने बना रखी थी, उसमें क्या कर दिया? आधा गिलास पानी और डाल दिया। तो अब क्या आधा आधा मतलब पौन पौन गिलास आ जाएगा ना दोनों दोस्तों के पास। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या कर दें कि जब हमारे पास कोई विलियन बना हो, उसमें ऊपर से विलायक की मात्रा और डाल दें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि तनुकरण क्या होता है कि जब भी आप विलायक की मात्रा और मिला दो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। तो चलो, इसको भी जरा ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास पहले ये विलियन था। ठीक है, ये विलियन आपने बना लिया। इस विलियन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आयतन है वो तो V1 है। क्या बोला? आयतन इसका कितना है? V1 है। और जो इसकी मोलरता है वो कितनी है? M1 है। कितनी है? M1 है। बात समझ में आ रही है? आयतन V1 हो गया और मोलरता कितनी हो गई? M1 हो गई। अब आपने क्या किया? इसमें आपने ऐड कर दिया V2 आयतन, विलायक ऐड कर दिया। या फिर मैं बोलूं कि आपने क्या ऐड किया? V आयतन, विलायक मिलाने पर। ठीक है, अब बताइए, जो आपके पास बीकर है, जैसे मैं यहां पर बीकर बना देता हूं। आपके पास जो बीकर है, दोनों सेम ही बीकर है, थोड़े छोटे बड़े बन रहे हैं तो एडजस्ट कर लेना। मैंने क्या किया? इसमें अब वी आयतन किसका मिला दिया? विलायक का मिला दिया। अरे मिलाया नहीं मिलाया? तो बताओ, जैसे आपने सिकंजी में आधा गिलास पानी डाला, तो क्या आप सिकंजी आपकी थोड़ी कम मीठी हो जाएगी क्या? मतलब उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। सेम ऐसी। तो बताओ, जैसे ही मैं इसमें वी आयतन मिलाऊंगा, तो क्या इसकी सांद्रता, जो नया विलियन बनेगा उसकी सांद्रता भी परिवर्तन होगी क्या? बिल्कुल परिवर्तन होगी। और वो सांद्रता कितनी हो गई? ये मान के चलो कि यहां पर इसकी सांद्रता कितनी हो गई? M2 हो गई। कितनी हो गई? M2 होगी। अगर मैं आपसे अब इसका आयतन पूछूं V2, तो बताओ ये V2 किसके बराबर हो गया? V2 आयतन। बोले सर V1 तो पहले हुआ करता था, उसमें V और ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ने के बाद ही तो आयतन बचेगा। बिल्कुल वही बनेगा आयतन। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर ये क्या हो जाएगा? V1 प्लस V के बराबर हो गया। तो बताइए, क्या आयतन बराबर हो गया? बोले सर बिल्कुल बराबर हो गया। अब जरा बताइए, यहां पर आपने कौन सी चीज में परिवर्तन नहीं किया? देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, होने को तो मैं ये फॉर्मूला भी आपको लिखवा भी देता। ठीक है, लेकिन थोड़ा चीजों को समझो, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको रटने में, मतलब सॉरी, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कौन सी चीज में परिवर्तन नहीं किया आपने? यहां पर सोचो सोचो।
हाँ बिल्कुल। तो आप क्या सोच रहे हो कि सर हमने विलय के जो मोल थे ना वो पहले भी उतने ही थे और बाद में भी उतने ही थे, हमने सिर्फ क्या चीज डाली, केवल विलय को ऐड किया, हमने विलय के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया। मतलब यहां पर जितने विलय के मोल थे N1 मोल, क्या वो N1 मोल यहां पर भी आपको दिखेंगे क्या? बोले सर बिल्कुल दिखेंगे। तो अब जरा देखो यहां पर काम की बात, काम की बात क्या है? अभी अभी आपने मोलरता के बराबर क्या बोला कि विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, यही तो बोल के आए ना। तो जरा अब यहां से बताओ मैं एन को क्या बोल सकता हूं, एम गुणा वी एल बोल सकता हूं क्या? बताओ मोल किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, मोलरता गुणा आयतन लिख सकता हूं क्या मोल? तो अब जरा बताओ यहां से अगर मेरे को यहां पर मोल के बराबर लिखना हो तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि सर मोलरता तो मेरे पास यहां पर m1 है और आयतन कितना है v1 है। बताइए n बराबर m1 v1 बन गया क्या? बोले सर बिल्कुल बन गया। अब यहां बताइए n बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी से बताइए। बोले सर यहां भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं m2 और साथ में क्या हो जाएगा v2, और v2 किसके बराबर है, v1 प्लस v के बराबर है। तो बताइए क्या मैं यहां से भी लिख सकता हूं? अब देखो दोनों साइड में यहां पर भी n1 के बराबर है और यहां पर भी n1 के बराबर है। अगर मैं दोनों को एक जगह लिख दूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मेरे पास यही बनेगा क्या, m1 v1 बराबर m2 v2। बताइए क्या आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा? तो इतने दिनों से अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था ये फॉर्मूला कहां से आया था तो क्या आप लोग इजीली कर सकते हो क्या इस फॉर्मूले को? बताइए कर सकते हो? तो आज के बाद जब भी मिक्सिंग या तनुकरण का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। अभी थोड़े टाइम बाद एक क्वेश्चन हम लोग भी डिस्कस करेंगे, तो बताइए क्या आप लोग इसको कर सकते हो क्या? आराम से कर सकते हो। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास पहला मोलरता का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। सेम ऐसा ही नॉर्मलता में भी हो सकता है, तो बाकी के लिए मैंने आपको सिखा दिया कि आपके अगर नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, बना सकते हो ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब इसने क्या किया कि दो अलग अलग विलियन थे जिनकी मोलरता क्या थी, अलग अलग थी, अब उनको मिक्स कर दे और जो मेरे पास फाइनल विलियन बने उसकी मोलरता क्या होगी उसके बारे में यहां पर पूछा है। ओके, तो जरा आप सुनिए और समझिए थोड़ा ध्यान से। मैं बोलता हूं कि मेरे पास पहले एक कंटेनर ये था, ठीक है, इसमें कोई मोलरता का विलियन था। दूसरा कंटेनर मेरे पास ये था, इसमें भी कुछ ना कुछ मोलरता का मेरे पास क्या था, एक विलियन था। ओके, अब इसने क्या किया, अब इसने इन दोनों को मिला दिया किसमें, एक दूसरे कंटेनर में। मतलब यहां से इसने क्या किया कि इसको इसमें डाल दिया और इसको भी इसमें डाल दिया। जो कंडीशंस थी वो मैं बता देता हूं आपको यहां पर। इसकी जो मोलरता थी वो m1 थी और इसका जो आयतन था वो v1 था। इसकी मोलरता m2 और जो आयतन था वो क्या हो गया, v2। जो फाइनल विलियन बना उसकी मोलरता हो गई m फाइनल और जो इसका आयतन हो गया वो कितना हो गया, v फाइनल। अब आपसे क्या बोलेगा कि आपने दोनों विलियनों को मिला दिया और जो फाइनल विलियन बना उसकी मोलरता बताओ मेरे को, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी जरा ध्यान से देख लो। मैं बोलूं कि आपके पास क्या है, ये एक विलियन था, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, ये दोनों विलियन क्या यहां आके गिरे क्या? तो यहां पर मैं बोलूं कि जितने N1 मतलब यहां पर मोल थे, जो विलय के मोल थे और यहां पर जो विलय के मोल थे, वो क्या दोनों मोल इसमें जाके मिल गए क्या? बिल्कुल मिल गए। तो यहां पर बताओ अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, कुल मोल, यहां पर विलय के कुल मोल कितने होंगे, तो विलय के कुल मोल यही तो होंगे कि सर यहां पर अगर N1 मोल थे, कितने मोल थे, N1, और यहां पर कितने थे, N2। तो इस पात्र में कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 हो जाएंगे क्या? बोले सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो बस यहीं से अपना काम हो जाएगा। तो अब जरा देखो, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखना सिखाया था उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मेरे पास कौन है, अगर मेरे को इसके लिए N1 का फॉर्मूला लिखना पड़े, अभी थोड़े टाइम पहले लिखा था ना, N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरे M1 V1 हो जाएगा क्या? बोल सर बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए लिखना हो तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा सर। अगर इसके लिए लिखना हो तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सर N फाइनल या फिर मैं बोलूं N टोटल, ठीक है, एन टोटल, अरे एन टोटल तो आएंगे ना इसमें, ठीक है, एन टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, एम फाइनल और वी फाइनल के बराबर हो जाएगा क्या? बोल सर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू क्या करो यहां पुट कर दो, तो आपके पास समीकरण क्या बना था, अरे एन टोटल बराबर क्या बना था, N1 प्लस N2, यही बना था। वैल्यू पुट करो, देखिए यहां पर वैल्यू क्या होगी एन टोटल की, एम फाइनल वी फाइनल, यहां से दिख रहा है ना सबको, ठीक है। N1 की वैल्यू यहां से ये रही, तो क्या होगी, M1 V1
प्लस N2 की वैल्यू ये रही, तो ये क्या होगी M2 और V2। तो जरा बताओ यहां से M फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, M फाइनल का यही तो होगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय क्या होगा V फाइनल। और V फाइनल को आप लोग क्या लिख सकते हो, बोले सर V फाइनल होगा V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि दो विलियनों को ही तो मिलाया आपने यहां लाके। तो बताइए आपके पास जब भी कोई दो सॉल्यूशन के मिक्सिंग का फॉर्मूला आएगा या कोई क्वेश्चन आएगा, उसको भी क्या आराम से आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, कर सकते हो ना। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे, समझ चुके हो ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये मान के चलना नीट पे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेन में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था जब हमने पीवाई को डिस्कस किए थे। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग पीवाई को डिस्कस करेंगे, जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चन उनको सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पहले कर भी रखा होगा। जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए ये क्वेश्चन है, तो चलिए करिए। और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी एक प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन है वो आप कीजिए। ठीक है, डीपीपी में मिलेगी आपको, डीपीपी में और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। ओके ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहां पर क्या बोला गया, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। किसकी गणना कर रही है, विलियन की मोलरता। क्या कैपिटल एम पूछा है क्या उसने आपसे, बोल सर बिल्कुल यही पूछा है हमसे। तो ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। बताओ यहां पर विलय कौन हो गया, जो कम मात्रा में है। कम मात्रा में कौन है, 5 ग्राम, यही तो है। ये किस में घुला हुआ है, ये आपके पास घुला हुआ है 450 ml विलियन में। तो जरा आप बताइए मेरे को, यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे पास जो वेट है किसका, विलय का, अरे भारी तो है 5 ग्राम, वो कितना है मेरे पास 5 ग्राम है। बात समझ में आई? अगर जो विलियन का आयतन है V, अब देखो किस में है ये, ml में, तो कितना है ये 450 ml। लेकिन हमें तो किस में चाहिए होता, हमें तो लीटर में चाहिए होता है ना। तो यहां पर अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, 1000 का भाग लगाऊंगा और ये कितना बन जाएगा 450। चलो नीचे लिख देता हूं मैं इसको। इसको अगर मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़े, V इन लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 450 बट्टे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखो 10 से 10 तो कट गया, इसको तो भगाओ, यहाँ पर कितना बचेगा 45/100। ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। क्या पूछिए, मोलरता पूछिए। अभी आपसे मैंने मोलरता का सूत्र याद करना करवाया था, वो क्या था कि सर विलय के मोल, क्या विलय के मोल दिए, नहीं दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे ना। ठीक है, और मोल कैसे निकलते हैं, दिया गया भार बटे अणुभार। अब देखो इसने NaOH दिया है, अब बताओ NaOH का अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार, बोले सर जितने भी इसमें अणु परमाणु है ना उन सबके भार को जोड़ दो, इसका अणुभार आ जाएगा। सोडियम कितना होता है, बोले सर 23 होता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितना होता है, बोले सर 16 होता है, प्लस बिल्कुल सही। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए ये कितना आ गया, 40 आ गया क्या, 40 ग्राम पर मोल। बात समझ रहे हो, तो इसका अणुभार कितना आ गया 40 आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया गया भार, मैंने लिखा था ना अभी W विलय डिवाइड बाय हमने क्या लिखा था M विलय मल्टीप्लाई क्या था V इन लीटर। बताइए कर सकते हो, ओके बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर अगर W विलय की बात करें तो W विलय कितना है 5, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं 5 बटे विलय M विलय कितना है 40, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, गुणा साथ में V इन लीटर कितना है 45/100 है क्या, तो यहां तो 45 आ जाएगा और 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्या। अब जल्दी से कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर, क्या आंसर कैलकुलेट कर सकते हो क्या आराम से, ठीक है थोड़ा सा तिरछा करके लगा देता हूं, हाँ कर लेना। बताइए आंसर निकाल सकते हो ना आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर आपके पास जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट हमेशा आपके पास क्या रहेगी, मोल पर लीटर रहेगी। क्या रहेगी, मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला देखो, मैंने बताया था यूनिट कहां से निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूले से निकालते हैं। और फॉर्मूला क्या था, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में था। मोल किस में लिखते हैं हम लोग, मोल में लिखेंगे, और आयतन किस में लिखते हैं, लीटर में रखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना। ओके कर सकते हो, अरे कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करके बताना आंसर को। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके एनसीईआरटी का इंटरनल का क्वेश्चन है 2.3, आप जाके देख लेना एनसीईआरटी में। ठीक है, यहां पर देखो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए आपके एनसीईआरटी से।
जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेई मेन में भी डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये बोला निम्नलिखित प्रत्येक विलेन में मोलरता की गणना कीजिए। यहां पर दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास डब्ल्यू कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है, किसका है ये है CO NO3 ट्वाइस डॉट 6H2O। इसके हमारे पास कितने हैं, 30 ग्राम है, और इसका जो आयतन है V इन लीटर है वो कितना है, 4.3 लीटर है। बताइए, सारी चीजें तो दे रखी है, क्या आप मोलरता निकाल सकते हो आराम से? बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे डरते कहाँ है, बोले सर इनका तो मोलर मास ही नहीं दे रखा। ठीक है, और ये मान के चलो मोलर मास हमेशा आपको जो जनरल जो फॉर्मूले होते हैं उन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, परमाणु, जो जनरल परमाणु होते हैं इनका तो नहीं देके रख सकता, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन जब भी कोबाल्ट या फिर ऐसे कुछ HG ऐसे लोग आएंगे ना, तो इनका आपको देख के रखेगा। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने नहीं दे रखा। जो कोबाल्ट होता है उसका अणुभार होता है, सॉरी परमाणु भार होता है 59। कितना होता है, 59। तो अब आप लोग कर सकते हो, इसका अणुभार निकाल सकते हो ना। ठीक है, अणुभार मैं बोलता हूँ एम विले, एम विले कितना हो जाएगा जरा देखो। यहां पर देखो पूरा कंप्लीट ही तो विले है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये कितना कोबाल्ट कितना हो गया, 59 हो गया, बहुत अच्छा। प्लस साथ में कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने, दो, तो एक नाइट्रोजन कितना था 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28। प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए क्या, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे 6 गुणा 18 प्लस, यही तो होगा, और यही होगा ना, हाँ। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कौन है, H2O है और साथ में 6 है। ठीक है, 6 गुणा H2O का कितना होता है जरा बताइए, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। एक H2O कितना होता है, 18 होता है क्या, तो फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। तो बताइए इसको सोल्व कर सकते हैं क्या आप आराम से, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पर मोलरता इसने पूछी है, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता देखो आपने क्या दे रखा, भार दे रखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, अभी जो पहले फॉर्मूला काम लिया था, W विले डिवाइड बाय क्या होगा, एम विले मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या होगा, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो अब जरा वैल्यूज बता दीजिए, आपने क्या डब्ल्यू विले निकाल लिया क्या, बोले सर ये तो दे ही रखा है हमें, कितना दे रखा है जल्दी से बता दीजिए, आपको दे रखा है 30, तो ये तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम विले, एम विले कितना होगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो क्या। ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 291 आएगा, कितना आएगा 291, और मल्टीप्लाई में साथ में आपके पास कितना रहेगा, आयतन कितना है 4.3। बताइए क्या सोल्व कर सकते हो आप आराम से, और सोल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो ना, बिल्कुल। ओके, मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना है, यहां पर इसका आंसर होगा 0.024, कितना हो जाएगा 0.024, चलो मैं लिख भी देता हूँ 0.024 एम। देखो ये मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है, आप भी कैलकुलेशन कर लेना, आराम से आप कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो इन सब चीजों को। ओके, तो बताइए क्या आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो क्या, आप ए, इसका अगर मैं कै की बात करूं तो कै हो जाएगा आपसे। अब खे को भी देख लेते हैं, खे क्या बोल रहा है, खे ये बोल रहा है आपके पास क्या है, H2SO4 का विलियन है, देखो ध्यान से देखो 30 ml 0.5। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके पास कितना है 30 ml 0.5 m H2SO4 है, कौन है H2SO4 है, को 500 ml तक तनु किया, 500 ml तनु करने पर को 500 ml मतलब इसमें 500 ml तक पानी डाल रहे हैं, मतलब फाइनल आयतन कितना हो गया 500 ml हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 500 ml, कितना बोला इसने 500 ml तक तनु करने पर। ठीक है, अब जरा बताइए अगर इसको 500 ml तक तनु कर रहा है तो क्या होगा, क्या यहाँ पर तनुकरण हो रहा है क्या, मतलब M1V1 वाला सूत्र लग जाएगा, तो M1V1 बराबर हमने क्या पढ़ा था M2V2 पढ़ा था क्या। तो ये तो रही अपने पास प्रारंभिक सांद्रता, फाइनल सांद्रता अपने को निकालनी है, और प्रारंभिक आयतन भी हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 30, यही तो होगा। देखो अगर इधर ml में है तो आप इधर भी ml में ले सकते हो, क्योंकि ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर लीटर में है और इधर क्या दे रखा है ml में दे रखा है, फिर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, बात समझिए, फिर आपको या तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो M2 इसने पूछी है, फाइनल आयतन कितना होना है 500 होना है, तो बताइए M2 कितना हो जाएगा यहाँ से, जल्दी से बताइए, तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा 500, कर सकते हो कैलकुलेशन, तो कोई एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ 10 लगाता हूँ नीचे,
ठीक है, मैं पॉइंट को हटा देता हूं यहां से, ये मैंने पॉइंट हटाया, 10 लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच जाएगा, एम सॉरी 20 नहीं 100 हो जाएगा ना, ये 3 बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 0.03 एम। बताइए, कर सकते हो क्या आप आराम से, कर सकते हो ना? ठीक है, तो देखो यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, यहां तक हमने मोलरता के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बताइए, इसके बाद कौन आएगा? हाँ, इसके बाद हम लोग नॉर्मलता के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मान के चलो अगला वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के चैप्टर में तो हमने क्या किया, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और एक मोलरता को टर्म को पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें थी। अगला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मान के चलना। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो ये बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला लेक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अब जहां पर भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास सांद्रता को सुनना मिलता है, मतलब सांद्रता के पद को देखना पड़ता है, और जहां पर सांद्रता के पद को देखना पड़ेगा तो इस लेक्चर की आपको याद आएगी हमेशा। बात समझे? तो इसलिए अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझना, और जहां पर भी मोलरता के क्वेश्चन मिले उनको कंप्लीट करना। तो हमारा अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।